हेलो साथियों। सना एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम 25 क्वेश्चन करेंगे। आपको आंसर देखने के आपके कितने आंसर सही होते हैं। हम इन 25 क्वेश्चनों को आप यही मत मानना कि 25 क्वेश्चन हैं। 25 क्वेश्चनों में हम इनके हर चीज़ से जितने भी रिलेटेड फैक्ट हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तकरीबन ये 20 या 25 मिनट का सेशन रहेगा और इसमें हम 25 के बजाय तकरीबन 60 या 70 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं साथियों। पहला प्रश्न आज का हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो साथियों इसका सही आंसर होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। कितने में साथियों? 1885 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है। और इसकी जो एक्चुअल डेट है वो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में होती है। कहाँ? मुंबई। ठीक है। तो इसकी जो असली जो डेट है वो 28 दिसंबर 1885 बम्बई में होती है। और उसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो जो 1885 में अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी। WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और इसमें टोटल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? इस अधिवेशन था, इसमें 72 जो लोग थे वो शामिल हुए थे। ठीक है। और इसकी जो स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने की थी। A.O. जो राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है साथियों, थोड़ा लिखने में हो सकता है आपको समझ नहीं आए, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ कृपया उस पर ध्यान दीजिए। A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना करी थी। अब राष्ट्रीय कांग्रेस से कुछ रिलेटेड हम जानकारियाँ हैं उनको बारे में हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलते हैं तो इसकी जानकारी एक तरफ। तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, इसके जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे राष्ट्रीय कांग्रेस के वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब। कब बने थे? 1887 में। ठीक है, एक साल ही बाद ही इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष बन चुके थे बदरुद्दीन तैयब। अब बात करते हैं पहले अंग्रेज अध्यक्ष। प्रथम अंग्रेज जो अध्यक्ष बना था इसका, जो अंग्रेज बना था वो था जॉर्ज, ठीक है, क्या था? जॉर्ज यूले इसका प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बना था 1888 को इलाहाबाद अधिवेशन में। कहाँ? इलाहाबाद अधिवेशन में, इलाहाबाद। ठीक है साथियों, इलाहाबाद अधिवेशन, जिसको प्रयागराज भी बोलते हैं। इसका नाम चेंज कर दिया गया प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज भी आ सकता है। तो याद रखना 1888 में अंग्रेज बना था। अब बात करते हैं इसके कुछ और मोर इम्पोर्टेंट अधिवेशन की। तो इसमें जो प्रथम महिला बनी थी वो बनी थी, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी जो राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो 1917 में एनी बेसेंट बनी थी। कौन बनी थी? एनी बेसेंट। ठीक है साथियों, अगर बात करें एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी थी 1917 में एनी बेसेंट द्वारा करी गई थी। अब साथियों बात कर लेते हैं भारतीय महिला जो बनी थी वो 1925 में सरोजिनी नायडू बनी थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1907 में, सूरत अधिवेशन। क्या बोलते हैं? सूरत अधिवेशन। और जो इसके अध्यक्ष थे वो रास बिहारी बोस। कौन? रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे 1907 में।
इसमें क्या हुआ था, जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसके दो दलों में बट गई थी, एक था गरम दल, एक था नरम दल। ठीक है, लाल बाल पाल, आपने नाम सुनो, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के सदस्य थे। और जवाहरलाल नेहरू, ये जो बाकी थे ये नरम दल के, सॉरी, जो भी क्या गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब, दादा भाई नौरोजी, ये सब उसके सदस्य थे नरम दल के। अब बात करते हैं जो एक अधिवेशन हुआ था 1916 में, नागपुर अधिवेशन। कौन सा? नागपुर अधिवेशन। इसमें मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस एक दूसरे के साथ आ गए थे। यहाँ इन दोनों का एक समझौता हो गया था, एक साथ ये मिल गए थे। अब कुछ और इम्पोर्टेंट अधिवेशन की बात कर लेते हैं हम। एक 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था। 1924 में बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव ये कर्नाटक में है। बेलगांव अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी। किसने? बापू जो हमारे हैं महात्मा गांधी, करमचंद गांधी, महात्मा करमचंद गांधी एकमात्र इसने एक बार ही कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। कब? 1924 में। कब साथियों? 1924 में। ठीक है, बेलगांव, ये याद रखना, बेलगांव। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब करी थी? 1924 बेलगांव में। अब एक साथियों एक क्वेश्चन और है कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी हरिपुरा में। हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था, हरिपुरा। और एक 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी, क्या है? त्रिपुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपुरी का अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन महात्मा गांधी का जैसे समर्थन प्राप्त था वो पीटा सीतारमैया को था, और इस वजह से सुभाष चंद्र बोस ने इससे अपना इस्तीफा दे दिया था। कब? 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में अपना इस्तीफा दे दिया था। और एक याद रखना है, सबसे लंबे समय तक मौलाना आज़ाद थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब उसको 6 साल तक, 40 से 46 तक राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 6 साल तक सबसे लंबा कार्यकाल उसका था, आज़ाद का, मौलाना आज़ाद का। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के समय 1947 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे वो थे जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी कौन थे? जे.बी. कृपलानी। ठीक है, याद रखना है। ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड, राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड। अब चलते हैं हम साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 2 हमारा है, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? अब साथियों इसका सही आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक युग में। आद्य ऐतिहासिक युग में। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता युग में पड़ती है वो आद्य ऐतिहासिक युग में पड़ती है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 2300 ईस्वी पूर्व से, ठीक है साथियों, 1700 ईस्वी पूर्व के बीच मानी जाती है। 1700 ईस्वी पूर्व के बीच मानी जाती है। ठीक है साथियों, अब हम कुछ इसके देख लेते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो दक्षिण पार्ट में है सबसे लास्ट वो है देमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, देमाबाद। इसमें कुछ लिखने में आप थोड़ा आवाज़ पे ध्यान करें साथियों, लिखने पे खुद थोड़ा अभी कम ध्यान करो, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं है जो साफ साफ हम लिख सकें। तो याद रखना देमाबाद। ठीक है, ये महाराष्ट्र में सबसे दक्षिण का पार्ट है जो सिंधु घाटी सभ्यता का। और अगर बात करते हैं उत्तर में, तो उत्तर में है मांडा, ये चिनाब तट पर है। किस पर है? चिनाब नदी है, चिनाब तट पर है मांडा। ठीक है, दक्षिण में होगा दैमाबाद, उत्तर में हो गया मांडा, और हमारा पूर्व में हो गया आलमगीर।
यहाँ लिख देते हैं हम, पूर्व में हो गया आलमगीर। ठीक है साथियों, आलमगीर। ठीक है, आलमगीर हो गया। और सुतकुंडा, सुतकुंडोर, सुतकुंडोर ये हमारा हो गया सुतकुंडोर, गिंडोर ये हमारा हो गया पश्चिम में। ठीक है, इस तरीके से ये इसके स्थल हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युग भी बोलते हैं। इसमें पहली कांस्य जो का धातु का इस्तेमाल होता था, इसके लिए कांस्य युग भी हम बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग भी हम बोलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इस सिंधु घाटी सभ्यता कुछ उसकी। एक हड़प्पा, जो सबसे पहले शहर खोजा गया था वो था हड़प्पा। ये खोजा गया था 1921 में। किसने? दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी के द्वारा। तो इसीलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा जो स्थल था, ये हड़प्पा स्थल ये था रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी? रावी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि भाई हड़प्पा जो स्थल है वो किस नदी के किनारे है, कब खोजा गया। तो याद रखना, हड़प्पा स्थल 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया। और ये कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है साथियों। अब इसमें हम एक R37 कब्रिस्तान भी देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, और इसमें हमें विशाल अन्नगार भी मिलता है, विशाल अन्नगार, जो हमें मोहनजोदड़ो में मिलता है, अन्नगार। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो में हम इसकी जो खोज करी गई थी 1922 में। किस में? 1922 में राखलदास बनर्जी ने। किसने? राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। कब? 1922 में। मोहनजोदड़ो जो ये है, ये सिंधु नदी के किनारे है। किसकी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है साथियों, ये याद रखना है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सबसे बड़ा स्नानघाट यहाँ मिला था, बहुत बड़ा स्नानघाट यहाँ मिला था। कहाँ? मोहनजोदड़ो में स्नानघाट। और अन्नगार भी यहाँ में हमें देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं हम लोथल की। जो लोथल था, यहाँ से हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका व्यापार दूसरी सभ्यताओं में होता था। जो इराक में थी, जो हमारी सभ्यता थी, वो समुंदर के जो रास्ते व्यापार होता था वो लोथल से होता था। इसीलिए इसको डॉकयार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉकयार्ड। ठीक है, डॉकयार्ड कहाँ देखने को मिलता था हमें? लोथल में। ये कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। याद रखना साथियों, इसकी जो खोज करी थी वो SR राव के द्वारा करी गई थी। SR राव के द्वारा। ठीक है साथियों, SR राव के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ लोथल में। और एक तो हमें डॉकयार्ड देखने को मिलता है लोथल में, एक तो डॉकयार्ड देखने को मिलता है। एक मन के जो बनते थे, मन के बनाने के कारखाने भी यहाँ स्थापित थे। ठीक है, मन के बनाने के कारखाने। अब बात कर लेते हैं हम धोलावीरा की। ये भी साथियों एक बहुत बड़ी साइट है। और यहाँ जो सबसे बेहतरीन चीज़ देखी गई वो थी जल प्रबंधन। जो सबसे अच्छा जल प्रबंधन था वो धोलावीरा का था। ये याद रखना साथियों। अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट की, वो है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा हिसार में है। कहाँ है? हरियाणा हिसार में है। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं हम कालीबंगा की। कालीबंगा है जो वो राजस्थान में देखने को मिलती है साइट। कहाँ? राजस्थान में। यहाँ हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ चूड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं हमें। ठीक है, कच्ची ईंटों के भवन के साक्ष्य मिलते हैं हमें यहाँ। ठीक है, रोपड़ में हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं। रोपड़ में। कहाँ? रोपड़ में हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं। अब चलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना। ठीक है साथियों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? हिंदू जो हमारी वेद थे उनमें आश्रम 4 प्रकार के थे। कौन सा था? ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है, जो उस मनुष्य की आयु मानी गई थी वो 100 वर्ष मानी गई थी। कितनी?
100 वर्ष। उसके 25-25 के 4 भागों में से डिवाइड करा गया था। एक है ब्रह्मचार्य, ठीक है, फिर आता है गृहस्थ, फिर आता है, ठीक है, वानप्रस्थ। इसी सीरीज में दे रखे हैं 1 2 3 और ये 4। फिर आता है वानप्रस्थ और लास्ट में आता है हमारा संन्यास, ठीक है। ब्रह्मचर्य क्या होता है, 0 से 25, यहाँ आदमी शिक्षा लेता है, ठीक है। यहाँ जितनी भी धार्मिक शिक्षाएं वो आदमी यहाँ लेता है। गृहस्थ में वो क्या करता है, अपनी शादी करता है, बच्चों को पालता है। इसका होता है 20 से 0 से 25, ठीक है। इसका 25 से 50, वानप्रस्थ का 50 से 75 और संन्यास का 75 से 100। इस तरीके से डिवाइड करें हैं। तो गृहस्थ में क्या करता है, वो शादी करता है। वानप्रस्थ में क्या करता है, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर वो जंगल की ओर प्रस्थान कर लेता है। और संन्यास में वो अंतिम मुँह माया त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए चल देता है। तो संन्यास सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। ये 4 प्रकार के आश्रम हमारे वेदों में दे रखे हैं। वेद हमारे कौन कितने हैं, 4 वेद हैं। और सबसे पुराना जो वेद है हमारा वो है ऋग्वेद। याद रखना, ये अभी जब हमारा आएगा तो हम इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका सही आंसर होगा ब्रह्मचर्य, ठीक है। तीसरे का जो आंसर होगा वो ए होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। प्रश्न नंबर 4 हमारा है, प्रश्न नंबर जो हमारा 4 है वो है भारतीय संविधान मूल अधिकारों का वर्णन। मूल अधिकार, सबसे पहले जो मूल अधिकार हैं ये हमने फंडामेंटल राइट यूएसए से बोरो करे हैं। यूएसए के संविधान से हमने बोरो करे हैं। भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, अपना भारत इंडिया का है, ठीक है साथियों। अब बात कर लेते हैं भाग नंबर 2 की। भाग नंबर 2 में दे रखी है नागरिकता। भाग नंबर 2 में है नागरिकता, कि भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी। उसके कितने तरीके दे रखे हैं, 5 तरीकों से हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं। भाग नंबर 3 में है हमारे फंडामेंटल राइट, जो हमने यूएसए से बोरो करे हैं, ठीक है। ये पहले कितने थे, पहले हमारे 7 थे। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में 7वां जो संपत्ति का अधिकार था उसको निकालकर 300 कर दिया, शामिल कर दिया गया है। अब इसकी संख्या, फंडामेंटल राइटों की संख्या 6 रह गई है, ठीक है। तो साथ ही याद रखना, अब फंडामेंटल राइट जो मूल अधिकार हैं वो 6 इनकी संख्या रह चुकी है। भाग नंबर 4, अब बात कर लेते हैं हम भाग नंबर 4 की। तो इसमें दे रखे नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग नंबर 4 में दे रखे हैं। नीति निर्देशक तत्व ये भाग नंबर 4 में दे रखे हैं, जिनके लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। बट अगर हमारे फंडामेंटल राइटों का हनन होता है, हम आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और 226 के अनुसार हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और 226 के अनुसार हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए 32 हमें 5 प्रकार की रिट जारी करता है। इस रिट के बारे में हम अलग से टॉपिक लाएंगे और किसी दिन उस दिन डिस्कस करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा फंडामेंटल राइट का ऑप्शन बी। भाग नंबर 3 में हमारा फंडामेंटल राइटों का जिक्र कर रखा है। अब इसमें हम कुछ तत्वों को देख लेते हैं। जैसे भाग नंबर 4 है जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है, उसमें एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 40, जिसमें पंचायत राज के बारे में जिक्र करा है कि ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 40। और आजकल एक मुद्दा बहुत ज़ोरों से चल रहा है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसमें क्या होता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में कि पूरे देश में एक ही कानून लागू हो जाता है। तो यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य था गोवा। कौन सा, गोवा, ठीक है साथियों, पहला राज्य यूसीसी को लागू करना। और ये हमारा आर्टिकल 44 में दे रखा है। यूसीसी कितने में, आर्टिकल 44 में। तो इसको हमें याद रखना है, ठीक है साथियों। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 5 है कि
दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो याद रखना, रेफलेशिया जो फूल है वो सबसे बड़ा फूल है दुनिया का। और इंडिया का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। ये भी याद रखना है हमें साथियों, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी, रिफ्लेशिया। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन पर हम पढ़ते हैं। सॉरी, छठा क्वेश्चन भी सेम ही है, तो हमें इसका भी आंसर रिफ्लेशिया ही लगाना है। ध्यान रखना, कैक्टस है ये, जो रेगिस्तानी पौधा होता है। कैक्टस कहाँ होता है? रेगिस्तान में होता है। और इसकी पत्तियाँ नहीं होती, इसके जो पेड़ होता है उस पर छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं। क्योंकि ये जो रेगिस्तान की जो पेड़ होते हैं इनकी में पत्तियाँ इसलिए कम होती हैं क्योंकि वहाँ पानी की मात्रा बहुत कम होती है। अगर इनकी पत्तियाँ होंगी तो ये ज़्यादा वाष्प उत्सर्जन करेंगे और ये अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनकी पत्तियों की जगह इनमें छोटे छोटे कांटे होते हैं। तो कैक्टस जो पौधा है ये रेगिस्तान का पौधा है, ये ज़्यादातर राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा रिफ्लेशिया। तो बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 7। साथियों आज यहाँ हम थोड़ा और बढ़िया डिस्कस करते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 है, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता है? तो उसके ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे वो दे रखे हैं। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या कुरान खां के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श या कुरान खां, ठीक है। ये लाख बख्श क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़े दानवीर थे और ये लाखों का दान दे देते थे, इसलिए इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में भारत में गुलाम वंश की स्थापना करी थी। किसकी? गुलाम की। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? गौरी का, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना करता है और अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित करता है। कहाँ? दिल्ली सल्तनत की इन्होंने नींव डाली थी और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की इसने स्थापना करी थी और इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। अब इसने भारत में कुछ भवनों का निर्माण भी कराया था, तो उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 1210 में घोड़े पर पोलो खेलते हुए, एक गेम होता है पोलो जिसमें डंडी उसे गेंद को मारते हैं, पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु 1210 में हो गई थी। ठीक है साथी, याद रखना। इसके बाद इसका ही गुलाम इल्तुतमिश गद्दी पर गुलाम वंश का अगला शासक बनता है। इसका ही कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक था गौरी ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, अब इल्तुतमिश क्या करता, सॉरी इसके बारे में हमने, इसकी इमारत हमारी याद नहीं रही। इसने भारत में 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में है, जो 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये कहाँ? अजमेर में है। ठीक है, अजमेर। और कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करा था इल्तुतमिश ने, उसे पूरा करवाया था। ठीक है, ये कहाँ? दिल्ली में है। और एक इसकी जो मस्जिद आती है, जो सबसे पुरानी मस्जिद काउंट होती है दिल्ली सल्तनत की, वो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ये कहाँ है? ये भी हमारी साथियों दिल्ली में है। ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई इसने, कुव्वतुल इस्लाम कुतुब मीनार बनाया इसने, और 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण अजमेर में इसी ने ही करवाया था। अब बात करते हैं इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश ने इसको असली गुलाम वंश का संस्थापक दिल्ली सल्तनत का माना जाता है, क्योंकि इसने लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थापित करी। इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। तो अब बात करते हैं इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? दिल्ली। ठीक है साथियों, अब इन्होंने एक तुर्क चहलगानी, इसने एक वो 40 जो गुलामों का सरदारों का संगठन एक
बनाया जिसको तुर्क ए चहलगानी कहा गया। और इसने एकता प्रणाली भी शुरू की। एकता प्रणाली क्या होता है साथियों? एकता प्रणाली में हम नगद वेतन की जगह, एकता प्रणाली में नगद वेतन की जगह हम क्या देते हैं? ज़मीन देते हैं। ठीक है, ज़मीन का टुकड़ा, ज़मीन के टुकड़े पे जितना भी उसको टैक्स मिलना होता है वो उसी का होता है। तो इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली शुरू करी और चहलगानी शुरू करी, तुर्क चहलगानी शुरू करी। ठीक है, और इसको गुलाम वंश का असली संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसमें गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी? तुगलक वंश की। इसने तुगलकाबाद एक शहर बसवाया, तुगलकाबाद। ठीक है, तुगलकाबाद शहर किसने बसाया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। इसने पहली बार कृषि के लिए नहरों का निर्माण करा। पहली बार नहरों का जो निर्माण करा था वो गयासुद्दीन तुगलक ने करा था। ये तुगलक वंश का संस्थापक था। अब बात कर लेते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का बहुत बड़ा शासक रहा है और इसने अपने आप को सिकंदर एहसानी, दूसरा सिकंदर का लक़ब भी लिया था, यानी कि अपना नाम लिया था सिकंदर एहसानी। ठीक है, दूसरा सिकंदर अपना आप को कहता था ये। और इसने घोड़े दागने और हुलिया रंगने की प्रथा शुरू करी। घोड़े दागने और हुलिया रंगने की, ठीक है, हुलिया रंगने की प्रथा भी इसी ने शुरू करी थी। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू करी। इसने काफ़ी सारे युद्ध भी लड़े। उसके हम किसी दिन अगले दिन डिस्कस करेंगे, वीडियो वरना लंबी हो जाएगी। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर अपने प्रश्न। तो इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब बात करते हैं हम भारतीय राष्ट्रीय आय का संकलन। जो भारत की राष्ट्रीय आय है उसको संकलन कौन करता है? तो इसको ध्यान रखना साथियों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO इसकी जो संकलन आय का संकलन का वो संकलन करता है। इसकी स्थापना होती है CSO की 1957 में। कब होती है? 1957 में इसकी स्थापना होती है। 1951, सॉरी 1951, 57 नहीं 1951। अब बात कर लेते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग की जो वो है, मैं आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का बारे में दे रखा है। और योजना आयोग की बात कर लेते हैं। योजना आयोग जो स्थापना होती है 15 मार्च 1950 को होती है। कब होती है? 15 मार्च 1950 को। इसके प्रथम अध्यक्ष जो बनते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, क्योंकि जो इसका अध्यक्ष होता है वो PM होता है। और योजना आयोग को भंग कब करा गया था? इसको भंग कर दिया गया था 2014 में। और 2014 में इसको योजना आयोग को भंग कर दिया गया था। अब योजना आयोग नहीं है, इसकी जगह आया है नीति आयोग। नीति आयोग, तो नीति आयोग की जो स्थापना होती है वो 1 जनवरी 2015 को होती है। और इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं जो हमारे जो फिलहाल के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, किसी देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है? तो इसका सही आंसर होगा सूरीनाम। सूरीनाम एक देश है, उसमें सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं भारत की जो सबसे ज़्यादा वन है वो MP में है। अगर प्रतिशत की बात करें तो वो मिजोरम में है। अगर प्रतिशत की, क्योंकि मिजोरम में 86% हैं, और एरिया की बात करें तो MP में है, और प्रतिशत में बात करें तो मिजोरम में है। तो इसका सही आंसर होगा सूरीनाम। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। भारतीय संविधान भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था योजना किस देश? संघीय व्यवस्था योजना हमने कनाडा से ली है। कहाँ से ली है? तो इसका सही आंसर होगा कनाडा। जो संघीय व्यवस्था है वो हमने कनाडा से ली है। और कनाडा से हमने राज्यपाल की नियुक्ति का जो केंद्र राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है वो भी हमने कनाडा से ही लिए है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम क्या बोलते हैं USA से। USA से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। ठीक है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने यहीं से ली है।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और राष्ट्रपति पे महाभियोग प्रक्रिया ये भी हमने यूएसए से ली है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को जो हटाने की प्रक्रिया है वो भी हमने यूएसए से ली है। अब बात करते हैं हम यूके से। यूके से हमने क्या लिया है? यूके से हमने लिया है एकल नागरिकता ली है, और संसदीय जो शासन है वो लिया है। एकल नागरिकता यहीं से ली है और संसदीय शासन भी हमने यहीं से लिया है। अब बात कर लेते हैं हम कुछ और देशों की। जर्मनी से हमने आपातकाल की शक्तियाँ ली हैं। जर्मनी आपातकाल, ठीक है, आपातकाल की शक्तियाँ जब कहाँ से लिए? जर्मनी से लिए हैं। अब बात कर लेते हैं हम अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन लिया की प्रक्रिया जो होती है वो हमने आर्टिकल 368 वो हमने कहाँ से लिया है? वो साउथ अफ्रीका से संविधान से हमने लिया है। और आयरलैंड से हमने लिया है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से हमने लिए हैं, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वहीं से लिए। और राज्यसभा में जो राष्ट्रपति सदस्य नियुक्ति करता है, मनोनीत करता है, वो भी हमने आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले अपना प्रश्न पर। तो इसका सही आंसर होगा कनाडा, ऑप्शन सी कनाडा। प्रश्न नंबर 11, गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि देखो हीलियम गैस है वो कम ज्वलनशील है। क्या है? कम जो हाइड्रोजन है ये एक ज्वलनशील गैस है, तो इसलिए इसका प्रयोग हम हाइड्रोजन की जगह हीलियम का प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर होगा दाह। इसका अदाह को आप इस प्रकार समझते हैं कि कम ज्वलनशील है। क्या है? कम ज्वलनशील है, तो इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? देखो साथियों, जो फल होते हैं उनको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का हम प्रयोग करते हैं? तो इसमें याद रखना इसका सही आंसर होगा एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड को जब हम नमी के संपर्क में आता है, कैल्शियम कार्बाइड जब नमी के संपर्क में आता है तो वो एसिटिलीन गैस में बन जाता है और वो फलों को पकाने का काम करता है। और इस एसिटिलीन आ जाए या एथिलीन आ जाए, एथिलीन भी ही एक प्रकार का एसिटिलीन की तरह ही प्रभाव छोड़ता है। ये भी फलों को पकाने के लिए काम आता है। एसिटिलीन फलों को पकाने के लिए काम आता है। अब इसके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। मीथेन गैस, इसको हम मार्स गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्स गैस, ठीक है। CH4 इसका फॉर्मूला होता है। और ये धान के खेत में दलदली क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है साथियों। और या कूड़े कचरे गोबर गैस की तरह ही इसको हम बोल देते हैं, गोबर गैस। अब बात करते हैं ब्यूटेन की। जो ब्यूटेन है वो LPG जो गैस होते हैं, LPG सिलेंडर होते हैं, ठीक है, उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन दो गैसों का संगठन होता है, मिश्रण होता है, उसको ब्यूटेन बोलते हैं। ब्यूटेन LPG गैस में काम आती है, LPG जो सिलेंडर होते हैं उसमें काम आती है। अब बात कर लेते हैं कुछ हम जो कोक होती है, हमारी कोको कोला जो कोल्ड ड्रिंक होती हैं उनमें कौन सी गैस होती है? तो साथ ही उसमें ध्यान रखना, उनमें जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारी कोको कोला या कोल्ड ड्रिंक होती हैं, ठीक है, उनमें कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब बात कर लेते हैं जो चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स वगैरह के जो पैकेट होते हैं उनमें होती है हमारी नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। अब बात कर लेते हैं हम बल्ब की। जो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब होता है, विद्युत बल्ब होता है, उसमें नाइट्रोजन और आर्गन दो प्रकार की गैसें भरी जाती हैं, नाइट्रोजन और आर्गन, ठीक है साथियों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका सही आंसर होगा एसिटिलीन। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। 3 बीघा जो कॉरिडोर है वो भारत और बांग्लादेश के बीच का है। भारत ने 2000 शायद मुझे जहाँ तक याद है
भारत ने जो 3 बीघा कॉरिडोर है ये 2011 में इसका पट्टा बांग्लादेश को दे दिया, ताकि ये बांग्लादेश की सीमा में पड़ता है, तो ये भारत का हिस्सा है और इसको भारत ने पट्टे पे दे दिया था बांग्लादेश को। तो 3 बीघा जो कॉरिडोर है ये भारत और बांग्लादेश को दोनों को जोड़ता है। ठीक है साथियों, ध्यान रखना है भारत और बांग्लादेश को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 14 की तरफ। जो प्रश्न 14 है, पुलित्जर जो पुरस्कार है, पुलित्जर पुरस्कार किस में दिया जाता है? याद रखना, पुलित्जर जो पुरस्कार है वो पत्रकारिता में दिया जाता है, साहित्य पत्रकारिता में दिया जाता है। और इसको देता कौन है? यूएसए के द्वारा ये दिया जाता है। 1917 से ये पुरस्कार लगातार दिया जा रहा, पहली बार ये 1917 में दिया गया था। ये अभी तक 4 भारतीयों को मिल चुका है। कितने भारतीयों को मिल चुका है? 4 भारतीयों को। और पहला भारतीय था वो था गोविंद बिहारी लाल। गोविंद बिहारी लाल 1937 में इसको पुलित्जर पुरस्कार मिला था। ठीक है, दानिश सिद्दीकी को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है साथियों, याद रखना, पुलित्जर पुरस्कार 1917 में आरंभ हुआ था, पहली बार दिया गया, तो यूएसए के द्वारा दिया जाता है और साहित्य पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। चित्तौड़ पर विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ पर जो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था वो राणा कुंभा ने करवाया था। किसने? राणा कुंभा ने। ये विजय स्तंभ को हम कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीर्ति स्तंभ। ये 9 मंजिला इमारत है, ये 9 मंजिला इमारत है साथियों। और ये राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व में सारंगपुर की युद्ध की लड़ाई में बनवाया था। और कब से कब तक? ये 1440 से 1448 तक। एक मिनट साथियों, 1440 से 1448 तक ये बनवाया था। ठीक है, तो याद रखना साथियों, राणा कुंभा इसका सही आंसर होगा। कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं, 9 मंजिला इमारत है। साथियों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सनाया एजुकेशन पर इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए अपने चैनल को बेल आइकॉन जमाएं, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो साथियों याद रखना, सनाया एजुकेशन हमारा चैनल है, और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। प्रश्न नंबर 16। कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है? कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है कंप्यूटर की, वो होती है बिट। इसका सही आंसर होगा बिट। ठीक है, बिट। एक निबल में 4 बिट्स होते हैं, एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। ठीक है, और एक बाइट में 1 बाइट, बिट नहीं 1 बाइट, 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं। कितनी होती हैं? 8 बिट्स होती हैं। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर होगा बिट। सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर डाटा की बिट है। प्रश्न नंबर 17 की, भारत की जो तट रेखा है, जो भारत की जो हमारे भारत की जो रेखा, जो समुद्र तट से जो रेखा हमारी टच हो रही है, वो जो ये यहाँ गुजरात है, भारत की जो तट रेखा है वो 9 राज्यों से टच होती है। गुजरात से, महाराष्ट्र से, ठीक है, गोवा से, ठीक है, कर्नाटक से, केरल से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से और पश्चिम बंगाल से। इस प्रकार 9 राज्य हैं। और सबसे बड़ी जो तट रेखा लगती है वो लगती है गुजरात की। तो पहले तो हम इसकी देखते हैं, तो भारत की तट रेखा की जो लंबाई, इसमें से आंसर होगा 7500। अगर बात करें हम एक्चुअल की, तो एक्चुअल इसकी है 7516.6 किलोमीटर। जो एक्चुअल है इसकी 7516.6 किलोमीटर है, लेकिन ऑप्शन में 7500 दे रखा है, तो हमने लगाना आंसर 7500। और सबसे अधिक किसकी है? गुजरात की। और राज्यों में सबसे कम है गोवा की। और केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी की सबसे कम है। राज्य की बात करें तो गोवा की है। तो 9 जो राज्य हैं वो हमारी जो तट रेखा है उसको टच करते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 हम चलते हैं। जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखना, जैसे जवाहर, जैसे जम्मू कश्मीर में है। अब जो सबसे लंबी सुरंग है वो हमारी क्या बोलते हैं,
दीनदयाल सुरंगी बोलते हैं, सॉरी इसको मुझे दीनदयाल देख लेना आप, शायद दीनदयाल नाम उसका, या चुनानी नासेरी बोलते थे उसको, चुनानी नासेरी सुरंग, उसका नाम बदल दिया है चुनानी नासेरी का, वो भी जम्मू कश्मीर में ही है। तो अगर हम बात करते हैं जवाहर टनल की, तो ये जम्मू कश्मीर में है, ये आपको याद रखना है। फिर ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण साथियों जब होता है, जब हमारे जो चंद्र ग्रहण होता है वो जब होता है जब सूर्य के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, यानी कि एसपीसी सूर्य, सॉरी एसपीसी क्या आएगा, हाँ सूर्य पृथ्वी चंद्रमा, या आप ऐसे सन अर्थ, ठीक है, और मून, सेम सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाए, पृथ्वी आ जाए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी बीच में आ जाए तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, जब सूर्य ग्रहण लगता है। जब बीच में चंद्रमा आ जाएगा सूर्य ग्रहण लगेगा, यह ध्यान रखना, उल्टा है। कभी आप समझ लो बीच में चंद्रमा आ जाए तो चंद्र ग्रहण होगा, अगर बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होगा, अगर बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर होगा सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाए, तो बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? चंद्र ग्रहण। अगर बीच में चंद्रमा आ जाए तो उसको बोलेंगे सूर्य ग्रहण। ये है जो ऑप्शन सी है, इसको हम सूर्य ग्रहण बोलेंगे। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, ये इंसुलिन है, इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो डायबिटीज़ या मधुमेह बोल देते हैं इसको, मधुमेह, ठीक है, मधुमेह और डायबिटीज़ ये इंसुलिन की कमी के कारण होता है। क्या होता है? इंसुलिन हमारे अग्नाशय में बनता है। ये क्या करता है? ये हमारे जो ब्लड है, जो रक्त है, वहाँ से ग्लूकोज को नियंत्रित करता है कि और सभी पार्ट होता है कि ग्लूकोज को ऊर्जा में कन्वर्ट करके पहुँचाता है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए, इंसुलिन कम बनने लगे, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और जो डायबिटीज़ का कारण बन जाती है। ठीक है साथियों, तो याद रखना हमें इसका सही आंसर होगा डायबिटीज़। ठीक है, बेराबेरी जो रोग होता है ये विटामिन बी के कारण होता है, और एनीमिया जो होता है, एनीमिया, ये लोहा और रक्त की कमी के कारण होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी है? तो ध्यान रखना 21%, सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन और 21% हमारी ऑक्सीजन है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो याद रखना मौलाना आज़ाद ने। मौलाना आज़ाद जो 1940 से 1946 तक राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, इन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम। क्या लिखी थी? इंडिया विंस फ्रीडम। जो महात्मा गांधी ने पुस्तक लिखी है, अपनी ऑटोग्राफी लिखी है, जो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के प्रयोग, सत्य के साथ प्रयोग। अगर इंग्लिश में बोलें तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये इसकी पुस्तक थी। और एक इन्होंने लिखी थी हिंद स्वराज। ठीक है, ये इसकी पहली पुस्तक ही थी, हिंद स्वराज। ठीक है, अब बात कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू की, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसने पुस्तक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब बात कर लेते हैं हम जयप्रकाश नारायण की। जयप्रकाश नारायण ने एक पुस्तक लिखी थी द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन। ठीक है, इसने भी अपनी एक पुस्तक लिखी थी ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मौलाना आज़ाद। प्रश्न नंबर 23, भारत का सर्वाधिक जो प्रदूषित नगर है वो अंकलेश्वर है, अंकलेश्वर। तो इसके वजह से हमें यही ध्यान रखना है, जो सबसे प्रदूषित शहर है वो अंकलेश्वर है। प्रश्न नंबर 24, श्रम दिवस कब मनाया जाता है? श्रम दिवस हम जो मनाते हैं, लेबर डे, वो मनाते हैं हम 1 मई को। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को होती है, 11 अप्रैल 1919 को होती है। और इसका हेड क्वार्टर जिनेवा में है, हेड क्वार्टर
इसका कहाँ है, जनेवा में है। ठीक है साथियों, 11 अप्रैल 1919 को। और जो हम श्रम दिवस मनाते हैं 1 मई को हम मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है साथियों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। आज का लास्ट प्रश्न है हमारा, अमीर खुसरो को किस का अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है। अमीर जो खुसरो है इसका नाम जोड़ा जाता है सितार के साथ। इसने सितार का आविष्कार या जनक भी कहा जाता है। इसको खड़ी बोली का जनक भी बोला जाता है। खड़ी बोली का प्रयोग करने वाला पहला कवि था अमीर खुसरो। इसको तोताए हिंद की उपाधि भी दी जाती है, तोताए हिंद। ठीक है साथियों, तोताए हिंद भी इसको बोला जाता है। क्लासिकल जो हमारा संगीत होता है उसका जनक भी इसको किसको बोला जाता है, अमीर खुसरो को बोला जाता है। यह बलबन से लेकर अलाउद्दीन खिलजी तक के बादशाहों के समय का इसने समय देखा। इसने 8 के बादशाह के साथ ये रहा। साथियों आज तक के लिए यही क्वेश्चन है 25। और साथियों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे चैनल को। और भी ऐसी वीडियो के लिए ज़रूर हमारे जो चैनल है सनाया एजुकेशन, इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट ज़रूर करके बताएं आपके कितने आंसर सही हुए हैं। आज के लिए साथियों यहीं तक, शुक्रिया सभी का। आज के लिए यहीं तक हम करते हैं। धन्यवाद साथियों।